गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? गुड मॉर्निंग सर। मुझे आता है इको आता है इको। आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, यस सर। क्लियर है आवाज? यस सर। बोर्ड विजुअल है प्रॉपर? बोर्ड विजुअल है ना सबको? तो यार बोर्ड यस सर। तो आज पेपर सॉल्विंग है हमारा। पेपर सॉल्विंग में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में एंड हाउ वी हैव टू अप्रोच फॉर द क्वेश्चन, कैसे सॉल्व करना क्वेश्चन। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैराजंबल। सर ने पढ़ाया आपको पैराजंबल? सर ने पढ़ाया कि आपको पैराजंबल? कम ऑन से समथिंग। सर ने पढ़ाया आपको पैराजंबल? सुरेश सर ने? आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। तो जवाब दो ना, आप लोग जवाब नहीं देते हो। तो आप क्लास में हो, क्लास से बाहर हो? सर मेरा फर्स्ट लेक्चर है इंग्लिश का। ओके, बाकी लोगों का? मैं बाकी टीचर्स भी बोलते हैं सर ये लोग को जवाब नहीं देते हैं।
इफ यू आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द ऑनलाइन लेक्चर, कैसे क्लास चलाएंगे? आप बोलोगे नहीं कुछ। दीप्ति, आंचल, सर आ रही है आवाज, सर आ रही है। हाँ तो बोलो ना, आप लोग तो जवाब ही नहीं दे रहे हो। सारे टीचर्स बोलते सर, हम लोग यहाँ से बोलते रहते हैं, वो बोलते कुछ बताते ही नहीं है, आवाज आ रही है नहीं आ रही है, या कुछ डाउट हो तो पूछते भी नहीं है। देखो पैराजम्बल में क्या होता है, कुछ रूल्स रेगुलेशन है। पैराजम्बल में तो क्या होता है, इसको हम लोग रीअरेंजमेंट भी कहते हैं, रीअरेंजमेंट भी कहते हैं। पता है यहाँ पे अगर मैं बैंक की बात करूँ तो बैंक का पैटर्न अलग है थोड़ा, अगर मैं एसएससी की बात करूँ तो उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग है, ठीक है। और एमपीएससी की बात करूँ तो वो नॉर्मली आपके जो एसएससी का पैटर्न है वैसे ही आता है, सेम। तो बैंक में अगर बात करें तो यहाँ पे सेंटेंस आते हैं 1 2 3 4 5, 5 सेंटेंस होते हैं, कई बार 6, कई बार 7। कई बार आपका पैराजम्बल या रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि एक पैराग्राफ है जो जंबल तरीके से दिया गया है, मतलब बी को एक ही पोजीशन पे ऊपर नीचे दिया हुआ है, आपको सिस्टमेटिक जमाना पड़ता है क्या होगा इंसिडेंट वाइज, कि घटनाक्रम कैसे कैसे हुई है वो आपको बताना पड़ता है। तो कई बार वो 7 ऐसे लाइनें लिख देते हैं और उसमें पूछते 5 ही हैं कि पहला कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा है, चौथा कौन सा है और सातवां कौन सा है। और सिर्फ 5 क्वेश्चन पूछेंगे तो 5 मार्क्स का ही आता है। तो 5 क्वेश्चन पूछेंगे बट सेंटेंस 7 है, तो आपको अरेंजमेंट 7 करने पड़ेगा। एक तो ये पैटर्न होगा, ये समझ में आया आपको? समझ में आया मैंने वाला क्या बोला? सर, ये वाला बैंक का है। हाँ ये बैंक का तरीका है। तो बैंक में क्या होता है, इस तरह से 7 सेंटेंसेस लिख देंगे और उसमें से कोई भी 5 पूछेंगे, बताओ कौन सा नंबर पे, लेकिन आपको अरेंजमेंट तो पूरा ही करना पड़ेगा ना। एक तो ये हाँ पैटर्न हो, तो फर्स्ट पैटर्न इस टाइप का आता है, ठीक है, समझ में आया आपको? हाँ मूविंग ऑन टू द सेकंड पैटर्न। नाउ मूविंग ऑन टू द सेकंड पैटर्न। सेकंड पैटर्न क्या होता है कि इसमें 6 सेंटेंस दिए जाते हैं, इसमें पहला वो लोग बता देते हैं ये सेंटेंस है, 6 भी फिक्स होता है, ये भी फिक्स है, ये भी फिक्स है, सॉरी 7 फिक्स है। अब बीच के जो 5 है ये जम्बल्ड है, ये समझ में आया? बीच में कितने हैं आपके टोटल? 5। ये जो 5 है ये जम्बल्ड, तो पूछेंगे आपसे तीसरा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, छठा कौन सा होगा और दूसरा कौन सा होगा। ये सब 5 क्वेश्चन पूछ लिया आपने, लेकिन पहला स्टार्टिंग से में आपको बता दिया गया जाता है और 7th वाला भी आपको नीचे पता रहता है कि लास्ट ये है, मतलब कंक्लूजन पता रहता है और स्टार्टिंग पता रहता है, बट बीच के जो 5 सेंटेंस है वो बताए नहीं जाते हैं, वो जंबल फॉर्म में दिए जाते हैं। समझ में आया आपको? ये ऐसा वाला एसएससी में रहेगा। नहीं नहीं, बैंकिंग का ही है, अभी एसएससी की बात नहीं कर रहे हैं, बताता हूँ एसएससी में कैसा आता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? पूरा बैंकिंग का ही पार्ट है। एक तरीका है हाँ कि मेरा 7 सेंटेंस देते हैं, पूरे 7 अरेंज करना पड़ता है। एक में फर्स्ट और 7 बता दिए कौन सा रहेगा, बट बीच के 5 अरेंज करने 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। समझ में आया आपको? हाँ देखिए पैटर्न हो, ये सेकंड पैटर्न हो। थर्ड पैटर्न, 5 ही सेंटेंस दिए जाते हैं और पांचों को आपको अरेंज करना रहता है। वही पूछेंगे तीसरा कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा होगा, पहला कौन सा होगा, तीसरा चौथा कौन सा होगा। ऐसे 5 सेंटेंस दिए, मतलब 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 5 लाइनें और 5 टाइप से आपको पैराजम्बल दे दिया जाएगा, पांचों को आपको अरेंज करना रहेगा और बताना रहेगा कौन सा नंबर कौन सा पार्ट है। समझ में आया? ये थर्ड टाइप। ये 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, 3 टाइप। ये समझ में आया कि नहीं आया आपको क्या बता रहा हूँ? हाँ सर समझ। ठीक है। और चौथा कई बार क्या होता है, बहुत टफ करना हो बैंक वालों को, तो जो फोर्थ टाइप है वो थोड़ा ज्यादा ही टफ होता है कई बार। उसमें क्या होता है, पहला क्वेश्चन दिया तो इसमें एक लाइन दी हुई है जो एसएससी में आता है, इसी पैटर्न में एक लाइन दी हुई है, जैसे मैं क्वेश्चन पर बोलूँ कि आई वांट टू गो टू स्कूल, ठीक है। अब इसे क्या कर दिया उन्होंने, ऐसे नहीं दे करके उन्होंने क्या कर दिया, पहला सेंटेंस दे दिया, मतलब एक क्वेश्चन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें दे दिया फर्स्ट पार्ट है आई वांट
go to, second है school, third है want, fourth है I, want to, और इस टाइप से आपको अरेंज करना रहेगा। ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 इस टाइप, मतलब एक ही सेंटेंस है उसको आपको अरेंज करना रहेगा। मतलब एक ही सेंटेंस में पैराग्राफ रहेगा, मतलब ये इतना छोटा नहीं रहेगा। मतलब एक लाइन ये, 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 और इसको पता चला अरेंज करोगे। अरेंज करने के बाद कितने मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क्स, क्योंकि अरेंजमेंट आपको 5 सेंटेंस कर रहा हूँ, लेकिन मिलेगा आपको 1 मार्क्स। जैसे दूसरा क्वेश्चन आएगा उसमें ऐसे 5 सेंटेंस चाहिए। तो मैं आपको, ये जब पेपर बहुत टफ आता है तो ऐसा होता है। ये समझ में आया कि नहीं आया? इससे सर ये बाहर, बैंक का नहीं है ये बैंक का ही है। सर, फिर से बताओ ना ये है। बैंक में ऐसा है कि जैसे सेंटेंस है ना, आई वांट टू गो टू स्कूल, ऐसे ही एक पूरा पैराग्राफ दिया जाएगा 4 लाइनों का। बहुत ज्यादा 25 लाइन का नहीं रहेगा। जैसे वो वाले जो लाइन होते हैं उसमें कम से कम 15-20 लाइन होते हैं, हर लाइन में 2-2 3-3 लाइन की हो जाती है। तो 5 सेंटेंस से मतलब 10-12 सेंटेंस लाइन के हो जाते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, 4 ही लाइन दी रहेगी आपको, 12 लाइन नहीं रहेगी, 4 लाइन रहेगा। बट चारों ऐसे टुकड़ों में रहेंगे। जैसे एक लाइन दिया, कहानी बता दिया जैसे कोई भी, जैसे व्हेन आई वाज गोइंग टू स्कूल आई हैव टू टेक माय बैग विथ मी, आई टुक माय टिफिन आल्सो विथ मी, आई बोर्डेड द बस एंड रीच्ड द स्कूल। अब ये दिया है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। अब वहाँ पहले लिखा रहेगा आई बोर्डेड द बस टू गो टू स्कूल, आई पैक्ड माय टिफिन, आई प्रिपेयर्ड, माय मदर प्रिपेयर्ड द फूड फॉर मी, देन आई गॉट रेडी। इस टाइप से आपको 4 उल्टे पुल्टे सेंटेंस दिए रहेंगे, आपको रीअरेंज करना रहेगा प्रॉपर। समझ में आया कि नहीं आया आपको? और पूरा हाँ अरेंजमेंट सर। करने के बाद, यस सर। पूरा अरेंजमेंट करने के बाद मिलेगा आपको 1 नंबर, क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन है। फिर दूसरा क्वेश्चन वैसे ही आएगा। तो ये तब आता है जब बहुत ज्यादा आपका पेपर टफ हो, तब। नॉर्मली इतना टफ नहीं आता है। बीच में 1-2 बार आया, इसलिए मैंने आपको बता दी, वो भी एक पैटर्न है। समझ में आएगी नहीं आया आपको? यस सर। और अगर उनका सिर्फ एक क्वेश्चन देखोगे ये वाला, तो समझ लो वो हो गया आपका एसएससी का। ये हो गया एसएससी, एसएससी जो भी होता है सब में आता है। एसएससी के एग्जाम में ऐसा आता है कि आपको एक लाइन जो रहता है उसके इतने टुकड़े कर दिए जाते हैं, और फिर आपको यहाँ पे अरेंज करना रहता है। मतलब एक ही सेंटेंस होता है, पैराग्राफ नहीं रहता पूरा। बैंक जैसा, बैंक में थोड़ा टफ आता है, एसएससी का थोड़ा आता है। एक ही लाइन रहेगा, आपको अरेंज करना रहेगा, कौन सा पहले आए कौन सा बाद में। एक सेंटेंस को पूरा प्रॉपर अरेंज करना रहेगा। नॉर्मली वो सिंगल सेंटेंस होता है, और उधर क्या होता है 4-5 लाइनें होती है जिनको अरेंज करना। सर इसका आंसर कैसे होगा? गो टू के बाद स्कूल है तो स्कूल लिखना। क्या? नहीं, इसका आंसर इसको अरेंज करोगे ना, इसको आप अरेंज करोगे तो उसमें ऑप्शन आएगा। जैसे ऑप्शन आ गया पहला, जैसे मान लो पहला ऑप्शन दिया है, अम, जैसे ये फोर्थ है, मतलब पहला ऑप्शन दिया है, जैसे मान लो, जैसे यहाँ पे ABCD लिखा है, और आंसर दिया हुआ है जैसे CBAD। तो दूसरा ऑप्शन दिया है DABC। तीसरा ऑप्शन दिया है DCAB, और चौथा आंसर दिया है DACD। कौन सा आंसर होगा इसका? आंसर कौन सा होगा? थर्ड। थर्ड वाला, क्योंकि पहले D आएगा, देन C आएगा, देन A आएगा, एंड देन B आएगा। अभी समझ में आया आपको कैसे आंसर आता हाँ हाँ सर समझे। है? ये एसएससी का पैटर्न है। किसका पैटर्न है ये? एसएससी का। एसएससी। और बैंकिंग में जब टफ आता है तो ऐसा आता है। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। चलो, ये बेसिक फंडा समझ में आया। क्वेश्चन आते कैसे हैं एसएससी और बैंकिंग में? एसएससी वाले नहीं ज्यादा घुमाते हैं, बैंकिंग वाले थोड़े अलग अलग हाँ टाइप सर। के। तो 4 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं इस टाइप से पैरा जंबल में। चलो अब
इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, मैं कैसे पता चले पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा, पांचवा कौन सा होगा, कैसे समझ में आया? इतनी अच्छी इंग्लिश है क्या हमारी? पहले तो ये बताओ कैसा हमारी नहीं, इंग्लिश? गंदी है। नहीं है ना? इतनी अच्छी इंग्लिश हमारी, पहले बताओ। नहीं सर। इसकी अच्छी है वो बता रहा हूँ, क्वेश्चन पूछता हूँ। तो तरीका क्या है सॉल्व करने का? तो जो भी पैराग्राफ दिया रहेगा आपको पैराजम्बल, सबसे पहले क्या काम करोगे, फाइंड इंडिविजुअल सेंटेंस, फाइंड इंडिविजुअल सेंटेंस which is not or dependent sentence. ये फॉर्म में बोलूं तो फाइंड इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो अगर एक लाइन बोलो तो फाइंड इंडिपेंडेंट सेंटेंस, मतलब आपको ऐसा सेंटेंस ढूंढना है पैराग्राफ के अंदर जो किसी और पे डिपेंड ना हो। कैसे ढूंढोगे? कैसे ढूंढोगे पहला सेंटेंस है जो किसी और पे डिपेंड नहीं है? मतलब समझ लो आप इनिशियल सेंटेंस ढूंढना जो किसी और पे डिपेंड नहीं है। कैसे मालूम पड़ेगा? अगर जैसे मान लो कोई सेंटेंस है जहाँ पे शुरू हो रहा है ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब क्या होगा, पहले कुछ होगा कि नहीं होगा इसमें? होगा, पहले कुछ होगा। ओके, सिमिलरली इसके भी पहले कुछ होगा। होगा ना? तो ऐसे सेंटेंस पहले हो सकते हैं क्या? नहीं। नहीं बट सर। बट ऐसा करके लिखा हुआ है, ये हो सकता है पहला सेंटेंस? नहीं, मतलब इसके पहले कुछ आएगा। आएगा ना? हाउएवर के पहले कुछ आएगा। अभी समझ में आया ना? इस टाइप के जो सेंटेंस वर्ड्स होंगे ना, अगर पहले स्टार्टिंग में लगा हो पैराग्राफ के अंदर, तो समझ लो पहले तो नहीं है। तो आपको क्या करना है, फाइंड इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है जो किसी और पे डिपेंड नहीं है। उसके बाद एक बार आपने इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढ लिया, पहले क्या काम करना, फाइंड इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट सेंटेंस। सेकंड काम क्या करना है, जो कंपल्सरी पेयर्स हैं ये ढूंढना है। कंपल्सरी पेयर्स मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपका मतलब पहले क्या आएगा, जनरल के बाद मतलब कहीं भी आपका अगर सेंटेंस दिया हुआ है पैराग्राफ में, तो पहला सेंटेंस कौन सा होगा हमारा, जनरलाइज स्टेटमेंट होगा, और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, स्पेसिफिक होगा, उसके बाद स्पेसिफिक आएगा। मतलब पहले हमेशा जनरलाइज स्टेटमेंट आएगा, बाद में स्पेसिफिक स्टेटमेंट आएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसमें बोलूं कि जनरलाइज स्टेटमेंट बताओ कोई भी, जैसे अगर मैं बात करता हूँ जैसे तालिबान इज नॉट इन द गुड रिलेशन विद अमेरिका, ये हो गया सेंटेंस। और दूसरा सेंटेंस दे रहा हूँ, तालिबान इज प्लानिंग टू अटैक अमेरिका। तो पहला कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा? पहला जनरल हुआ। कौन सा? ये तालिबान इज नॉट इन ए गुड टर्म्स विद अमेरिका, ये पहला सेंटेंस होगा कि नहीं होगा? पहला सेंटेंस वही होगा ना, यस जनरलाइज सर। जो मतलब जनरल है, मतलब जनरलाइज स्टेटमेंट वो है, और बाद में स्पेसिफिक किया आपने कि तालिबान जो है प्लानिंग टू अटैक अमेरिका, ये स्पेसिफिक हो गया। समझ में आया कि नहीं है जनरलाइज स्पेसिफिक में डिफरेंस? ये समझ में आया आपको पहला? सर एक और एग्जांपल दो ना। एग्जांपल अगर मैं दूं,
ऐसे बोलो कि out of 130 crore people in India, near about 100 crore people have taken COVID vaccine. ठीक है, और दूसरा बोल रहा हूँ कि those who have taken COVID vaccine are now have the greater immunity as compared to the people who have not taken the vaccine. बताओ इससे फर्स्ट पहला वाला जनरल है, सेकंड वाला फर्स्ट वाला सर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक है ना, फर्स्ट पहला वाला, पहला और वाला सेकंड वाला जनरल लग रहा था। जनरल सेकंड वाला कैसे हो सकता है? नहीं सर, फर्स्ट वाला मतलब स्पेसिफिक बताया ना कि इतने इतने जन ने वैक्सीन लिया था, हाँ, और सेकंड नहीं, वाले में नियर से कम अबाउट बोला है। लेकिन मैंने क्या से, बोला? दोज हु हैव नॉट टेकन। अब दोज कैसे आ सकता है पहला सेंटेंस? यही मैं बता रहा था। दोज पहला सेंटेंस हो सकता है क्या? दोज हु हैव नॉट टेकन, दोज हु हैव नॉट टेकन से पहले ये तो बताओ टेकन कौन कौन है? हाँ सर। समझ में आया कि नहीं? कहाँ अटक गए आप? समझा आपको? आप इंग्लिश समझने की कोशिश कर रहे थे, जबकि मैं आपको फॉर्मूला बेस पे बता रहा हूँ। दोज देखते ही आपको समझ जाना चाहिए, सेकंड हो सकता है, पहला नहीं हो सकता। दोज क्या मतलब होता है? दोज हु हैव नॉट टेकन का मतलब क्या हुआ? उसके पहले लोग टेकन वाले भी तो है ना, जिसके बारे में बात हुई है। राइट सर। समझ में आया कि नहीं आया? तो पहला वाला हाँ। जनरलाइज स्टेटमेंट था, दूसरा वाला क्या था? स्पेसिफिक था। तो कभी भी पहले जनरलाइज स्टेटमेंट आएगा और बाद में फिर स्पेसिफिक स्टेटमेंट आएगा। अगर दो सेंटेंस दिया तो समझ में आया ना? निकाल लोगे ना पहला कौन सा आएगा। सेकेंड पार्ट, पहले नाउन आएगा, बाद में प्रोनाउन आएगा। यदि मान लीजिए पहले कहीं दिया हुआ है जैसे बोलो कि चाइना इज द कंट्री विथ अ लार्जर यू कैन से लैंड एरिया, अगर ऐसा बोल दो, ठीक है। और अगला बार होता है कि इट हैज अ ग्रेटर पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड। तो इट पहले पहले आएगा या चाइना वाला पहले आएगा? चाइना नाउन है और इट क्या है? नाउन पहले है। प्रोनाउन है। तो पहला कौन सा आएगा? चाइना वाला आएगा या इट वाला आएगा? चाइना। ये क्लास में देख लो, क्लास में कोई स्टूडेंट का नाम बता दो। कैसे? क्लास में देख लेते हैं, जैसे कुछ ले लो, जैसे अंकिता गोहिल। तो अंकिता इज देयर इन द क्लास फॉर द लास्ट हाफ एन आवर, ठीक है, ये हो गया। एंड सी इज अ वेरी डेडिकेटेड स्टूडेंट। अब आप बताओ पहला कौन सा होगा? अंकिता वाला पहले होगा। अंकिता वाला पहले। और सी इज अ वेरी डेडिकेटेड, वो क्या आएगा? प्रोनाउन आएगा। प्रोनाउन। प्रोनाउन सी क्या होगा? बाद में आएगा। पहले नाउन आएगा, बाद में प्रोनाउन आएगा। समझ में आया कि नहीं आया चीज आपको? हाँ सर। फुल फॉर्म, एक फुल फॉर्म है और एक एब्रिविएशन है। अगर मैं बोलता हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया is conducting its examination in the month of January, and SEBI has also planned to recruit 5,000 people for that post. अब पहले वाले में बोला मैंने स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, दूसरे वाले में बोला मैंने सेबी शॉर्ट फॉर्म। पहला कौन सा आएगा? पहला कौन सा आएगा? सर वो नहीं समझा आपका क्वेश्चन। मैं बोल रहा हूँ कि स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सुना कभी? चलो ज्यादा बड़ा होगा तुम लोग के लिए, तो फिर एसबीआई बोल देते हैं कि बैंक की तैयारी कर रहे हैं। नहीं सर, अच्छे से सुनाई नहीं दिया था ना, इसी। अभी समझ में आया? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम लोग सेबी कहते हैं, समझ में आया ना शॉर्ट फॉर्म में? हाँ। स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ये होता है ना, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी। क्या सुना कभी आपने वर्ड सेबी? हाँ सुना। तो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया is conducting its examination in the month of January 2022. अगर मैं ऐसा बोलता हूँ और दूसरा बोलता हूँ SEBI has also decided to recruit near about 5,000 people for that post. तो SEBI वाला पहले आएगा या स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया वाला पहले आएगा? स्मॉल एक्सचेंज बोर्ड वाला पहले आएगा। अभी समझ में आया? एक्सचेंज बोर्ड, क्योंकि वो फुल फॉर्म है इसलिए ना सर। बस इसलिए तो जो फुल फॉर्म होगा वो पहले आएगा, जो शॉर्ट फॉर्म होगा वो हमेशा बाद में आएगा। क्लियर हुआ कि होगा? ये फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म का एब्रिविएशन कहते हैं। एब्रिविएशन जो होता है ना वो बाद में आएगा। जैसे मैं बोलूँ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और बाद में बोलो यूएसए, तो यूएसए वाला पहले आएगा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले आएगा? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पहले आएगा, यूएसए बाद में आएगा। अभी समझ में आ गया आपको? हाँ।
अब कोई अगर कोई सेंटेंस दिया है और फिर कोई एग्जांपल दिया है, पहले कौन सा आएगा, सेंटेंस आएगा, एग्जांपल आएगा? सेंटेंस सेंटेंस पहले आएगा, एग्जांपल बाद में आएगा। बाद में। एक एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको। और लेट्स से आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ अरे यस सर। यस सर। तो सेंटेंस में आप बताओ, कोई भी सेंटेंस बताओ पहले, कोई भी सेंटेंस बताओ जिसके बाद एग्जांपल देना पड़े, कोई भी सेंटेंस। जैसे आप बोलो कि, जैसे मैं बोलता हूँ कि आई एम मैन ऑफ वर्ड, मतलब मैं जबान का पक्का आदमी हूँ, अगर मैंने ऐसा बोला, ठीक है। और उसके बाद मैंने बोला कि लाइक व्हेन स्टूडेंट टोल्ड मी ऑफ घाटकोपर दैट वी आर नॉट कंफर्टेबल विद द सिटिंग अरेंजमेंट, देन वी हैव टेकन द न्यू रूम यस्टरडे ओनली। अब मुझे बताओ इन दोनों में सेंटेंस पहला कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा? पहला कौन सा होगा, बाद में कौन सा होगा? मैन ऑफ वर्ड वाला पहला होगा, फिर वो पहला दूसरा होगा, क्योंकि वो सेंटेंस था। और बाद में दूसरा क्या था हमारा, दूसरा क्या था? सीटिंग अरेंजमेंट। मतलब एग्जाम्पल था वो। सर ये एक और बताओ ना। एक और अगर आप ऐसे बोलो तो सेंटेंस कोई भी ले लो ना, जैसे मैं बोलूँ कि आई हैव हेल्प मेनी पीपल, अब तो क्या मैं बोलूँ कि व्हेन आई वाज इन स्कूल आई हेल्प सीमा, व्हेन आई वाज इन कॉलेज आई हेल्प अरुण। अभी सब क्या चल रहा है, ये एग्जाम्पल। और पहला वाला क्या था, जो स्टेटमेंट बताया गया था। अगर ऐसे बोलूँ कि अगर एक सिंपल ऐसे ले लूँ कि देर आर पीपल हु आर वेरी, देर आर मेनी पीपल हु गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम फोकस क्लास। अब उसके बाद मैंने बोला कि राहुल, मोहन, सीमा, मोना, दे गॉट सिलेक्टेड फ्रॉम फोकस क्लासेस। तो पहला सेंटेंस कौन सा होगा, पहला कौन सा होगा? देयर आर लॉट मेनी सिलेक्शंस फ्रॉम फोकस क्लासेस, ये पहला होगा कि नहीं होगा? और एग्जांपल्स क्या हाँ होंगे, बाद में आएंगे। अभी समझ में आया आपको? हाँ अभी समझ में आया? सर एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन और है, मतलब सिर्फ एग्जाम्पल के लिए एक सेट कुछ बताओ ना आप। नहीं, एग्जांपल मतलब सेंटेंस के बाद ही एग्जांपल आएगा ना, डायरेक्टली एग्जांपल कैसे देना शुरू कर दो, तो पैराग्राफ ऐसा शुरू होगा जहाँ पे एग्जांपल शुरू हो जाए। आप बताओ मुझे कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है, जैसे कल मैं बोलूँ कि कल मैं ग्रोसरी शॉप में गया और मैंने वहां से ये खरीदा, वो खरीदा, ये खरीदा, वो खरीदा, बहुत सारी चीजें खरीदी। एग्जाम्पल ऐसा, ये। आप ओके बताओ तो पहले ऐसा क्या, वाला एग्जाम्पल में आएगा। पहले एग्जाम्पल आ जाएगा क्या, पहले कि मैंने ये खरीदा, वो नहीं खरीदा, नहीं आपके बात बोलो मैं ग्रोसरी शॉप गई, बोलोगे नहीं क्या? नहीं 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 है, सर। वही बोल रहा हूँ, पहले सेंटेंस बोलोगे, बाद में उसके एग्जाम्पल दो। हाँ समझा। समझा अभी? क्वेश्चन? सजेशन बॉक्स होता है ना, सजेशन, क्वेश्चन, सजेशन, आंसर। कोई कमांड करता है, फॉलो करना पड़ता है, कमांड या ऑर्डर करता है तो ऑर्डर करता है तो भी फॉलो करना पड़ता है। कोई प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम क्या होता है,
सॉल्यूशन होता है। यहाँ मैंने आपको 4-5 चीजें लिखी है, क्वेश्चन है, कमांड है, ऑर्डर है, प्रॉब्लम। अब इन सबके बीच में जो आता है वो आता है ये सजेशन। मतलब कोई भी क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन के बाद क्या आएगा, पहले आंसर आएगा, पहले क्वेश्चन आएगा, पहले ये बताओ। पहले क्वेश्चन आएंगे। पहले क्वेश्चन आएगा, ठीक है। जैसे अगर बोलो कि वेयर हैव यू बीन फॉर द लास्ट 3 days, और आप बोलो कि आई वेंट टू रायपुर यस्टरडे, या आई वाज इन रायपुर फॉर द लास्ट 3 days, तो पहले क्या आएगा, क्वेश्चन। क्वेश्चन आएगा कि वेयर हैव यू बीन फॉर द लास्ट 3 days। अब अगर कमांड बोलो कि गो एंड गेट मी दैट बुक फ्रॉम द मार्केट, तो आप क्या बोलोगे, यस सर। तो पहले बताओ, यस सर पहले आएगा या गो एंड गेट दैट बुक फ्रॉम मी फ्रॉम द मार्केट पहले आएगा? यस सर बाद में आएगा। यस सर बाद में आएगा। ऑर्डर में भी ऐसा ही है, पहले ऑर्डर होता है। ऑर्डर भी वही है, ऑर्डर के बाद वही चीज फॉलो करना है। किसी सेंटेंस ऐसे ही है, गेट मी ग्लास ऑफ वाटर, ये पहले आएगा एंड फॉलो में आएगा यस आई एम गेटिंग इट इन 2 मिनट। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन की अगर बात करें तो पहले प्रॉब्लम आएगा, बाद में सॉल्यूशन आएगा। जैसे बोलूँ कि द पॉपुलेशन प्रॉब्लम ऑफ इंडिया इज ग्रोइंग डे बाय डे, ठीक है। और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कुछ सही नहीं है क्या? फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग इज द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दिस प्रॉब्लम। तो प्रॉब्लम पहले आएगा, सॉल्यूशन बाद में आएगा। लेकिन इन दोनों के बीच में आजकल एग्जाम में क्या करता है, पेपर थोड़ा टफ बनाने के बीच में सजेशंस वाले सेंटेंस भी डालते हैं। मतलब आप क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली आंसर पे नहीं जा पाओगे, क्वेश्चन के बाद बीच में सजेशन वाले सेंटेंस भी डाल देते हैं। जैसे आपने क्वेश्चन पूछा कि वेयर हैव यू बीन फॉर द लास्ट 3 days, और सजेशन आ जाता है कि शी माइट हैव गॉन टू हर नेटिव प्लेस, ठीक है, and if because she has some land dispute over there, और फिर एक आंसर आ जाता है कि but when I confirmed her she was at रायपुर। अब बताओ इसमें से पहला क्वेश्चन आ गया, उसका डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ क्या आई कंफर्म दैट शी वाज एट रायपुर? नहीं, सजेशन। सजेशन भी है। इसे माइट हैव गॉन टू नेटिव प्लेस फॉर द लैंड डिस्प्यूट मैटर, ये बीच में सजेशन भी डाल देता है। अभी समझ में आएगा नहीं आया चीजें? ये समझ में आ रही है आपको? मतलब जो पैराग्राफ दिया रहेगा ना, तो क्वेश्चन के बाद डायरेक्टली आंसर को मत चले जाना, बीच में देखना कहीं सजेशन तो नहीं दिया है, तो सजेशन बीच में आएगा। कमांड करने के बाद को बीच में सजेशन तो नहीं दिया है, या ऑर्डर करने के बाद जैसे मैं बोलूँ कमांड दो कि गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मतलब मोहन टोल्ड टू गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, ये कमांड हो गया। एंड जो नौकर था, द मेड, तो मेड टोल्ड दैट यस आई विल गेट द वाटर विद इन 5 मिनट, और बीच में सजेशन डाल दिया, तो कमांड के बाद बीच में डाल दिया कि जैसा बोलो कि she might get the water from the distillery bottle। अभी बीच में अगर ये डाल दिया आपने तो ये क्या हो गया, ये सजेशन हो गया, और यहाँ पे क्या है, फॉलो करने का बाद में आएगा। तो ये ध्यान रखना, क्वेश्चन, कमांड, ऑर्डर या कोई प्रॉब्लम होता है तो बीच में पहले सजेशन को सर्च कर लेना, सजेशन वाले सेंटेंस तो बीच में आएंगे, और उसके बाद फिर आंसर फॉलो सोल्यूशन आएगा। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। हाँ सर। यस सर। देखो अभी आपको बेसिक चीज बता रहा हूँ ना, इससे आपको इतना लग रहा है, जब हम क्वेश्चन एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आपको खाली इतना चीजें ध्यान रखना जो मैंने बताया है, देखना आपसे क्वेश्चन बनना शुरू हो जाएंगे। सर ये सब इंडिपेंडेंट सेंटेंस फाइंड करने के लिए ये था ना काम? नहीं, हाँ ये आप ये बोल सकते हो कि इसका इंडिपेंडेंट सेंटेंस फाइंड कर सकते हैं कि जितने भी, जैसे जो मैंने बोला था फाइंड द इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जितने भी ये वाले हैं ए बी सी डी ई, मतलब आपका सारे सेंटेंस यहाँ शुरू होंगे, इधर से कभी शुरू नहीं होंगे, ध्यान रखना। और सर जैसे आपने लाइन से दिया है ना, पहले जनरल, स्पेसिफिक, फिर उसके बाद नाउन, प्रोनाउन, तो ये लाइन से ही ऐसे करना है कि जनरल लास्ट में हुआ, नाउन पहले हुआ, नहीं ऐसा ऐसा कुछ नहीं है? ऐसा नहीं है, जनरल लास्ट में नाउन, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये बोला कि ये पहला होगा, ये बाद में होगा, मतलब ये समझ लो ओके, ये हमेशा प्री रहेगा और ये हमेशा पोस्ट रहेगा, सिर्फ ये बताया मैंने। ऐसा नहीं कि मतलब ये कि सेंटेंस से पहले जनरल आया फिर नाउन आएगा फिर फॉर्म आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है, सेंटेंस कैसे भी बनाया जा सकता है। क्लियर है, समझ में आया आपको? हाँ सर। ओके, ये लिख लिया आपने, रब कर दूं? हाँ लिख लिया। लिख लिया ना आपको?
अभी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आने वाला है तो इसमें, और तो अलग से बताता हूँ मैं आपको। ये प्री पोस्ट है, ये वहाँ पे चाहूँ तो लिख लो यहाँ पे, बाद में पढ़ाने का काम मैं बाद में करता हूँ। ई के बाद एफ है, दिख रहा है आपको बोर्ड पे? बोर्ड दिख रहा है ना एफ का? हाँ दिख रहा हाँ है। सर। एफ में सपोर्टिंग, ये कॉन्ट्रडिक्ट। तो सपोर्टिंग सेंटेंस हमेशा पहले आएगा और कॉन्ट्रडिक्टरी सेंटेंस हमेशा क्या आएगा? बाद में आएगा। ये मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से, तो इसका ध्यान रखो। सपोर्टिंग सेंटेंस कैसा आएगा? सपोर्टिंग सेंटेंस कैसे आएगा? पहले आएगा, और कॉन्ट्रडिक्शन वाले क्या होंगे? बाद में आएंगे। और सपोर्टिंग या फिर बोलो कि एफर्मेटिव, सपोर्टिंग या फिर एफर्मेटिव। एफर्मेटिव मतलब क्या हो गया? हाँ वाले सेंटेंस पहले आएंगे, और नेगेटिव कॉन्ट्रडिक्टरी या नेगेटिव, मैं बोलूंगी यस या नो, तो पहले कौन सा आएगा? यस आएगा कि नो आएगा? यस यस आएगा पहले, बाद में नो आएगा। समझ में आएगा कि नहीं आया आपको? मतलब एफर्मेटिव सेंटेंस पहले आएगा, पॉजिटिव वाले सेंटेंस, और नेगेटिव सेंटेंस बाद में आएंगे। एफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, सपोर्टिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी। कॉन्ट्रडिक्टरी मतलब उल्टा, कॉन्ट्रडिक्शन मतलब उल्टा, अपोजिट। तो सपोर्ट करने वाले पहले आएंगे और कॉन्ट्रडिक्शन वाले बाद में आएंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सिमिलरली, एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सिमिलरली से, और एक सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है बट, तो पहला कौन सा आएगा? बट वाला पहले आएगा या सिमिलरली वाला पहले आएगा? सिमिलरली। अभी समझ में आया ना? सेंटेंस से मतलब नहीं होता है, हमको पहले वर्ड से मालूम पड़ जाएगा क्या है, कि कॉन्ट्रडिक्शन सेंटेंस है या एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सिमिलरली लिखा है या अगेन, तो अगेन क्या है? सपोर्टिव है कि उल्टा जाता है? अगेन सपोर्टिव। सपोर्टिव। लेकिन मैं बोलूँ कि हाउएवर, क्या हो गया ये? ये तो ये फिर भी ना, मतलब ये सेकंड वाला। कॉन्ट्रडिक्शन। सेकंड वाला क्या पढ़ते नहीं बन रहा क्या? कॉन्ट्रडिक्टरी बोलो, सेकंड वाला फर्स्ट वाला कर हाँ हाँ। रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्ट्रडिक्शन समझ में आया आपको? एफर्मेटिव और नेगेटिव या सपोर्टिव या कॉन्ट्रडिक्शन, लिखिए आपने सबने ये। हाँ लिख लिए। चलो ये रब कर दूं, तो समझ में आया मैंने क्या क्या पढ़ाया था अभी तक यहाँ पे? पहले इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है, फिर कंपल्सरी पेयर्स होता है, जनरल स्टेटमेंट के बाद स्पेसिफिक होता है, नाउन के बाद प्रोनाउन होता है, फुल फॉर्म के बाद एप्लीकेशन होता है, सेंटेंस के बाद एग्जांपल आता है, क्वेश्चन के बाद सजेशन फिर आंसर, कमांड या ऑर्डर या प्रॉब्लम का सजेशन फिर फॉलो या सॉल्यूशन। सपोर्टिंग या एफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस पहले आते हैं, और कॉन्ट्रडिक्शन या नेगेटिव सेंटेंस बाद में आते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं आया? आया। आया। चलो इसके बाद अब सपोर्टिंग वर्ड्स कौन से हैं लिख लो आप, ताकि आपको आइडिया रहेगा। सपोर्टिंग वर्ड या देख के मालूम पड़ जाएगा ये, मतलब सपोर्टिंग वर्ड मतलब वर्ड क्या है, तो सपोर्टिंग सेंटेंस होगा। सपोर्टिंग वर्ड देख लेते हैं क्या है। जैसे लिखो आप ऑल्सो, मोरओवर, सिमिलरली, एंड इन एडिशन टू। और बताओ जो सपोर्ट करता हूँ, लाइकवाइज। और बताओ अगेन। और बताओ सपोर्ट करने वाला सेंटेंस वर्ड। सर देयरफॉर नहीं हो सकता। हाँ देयरफॉर,
hence और सर मे भी तो इसमें जाएगा ना, नेगेटिव में। हमें नहीं आएगा आपको। और बात That's fine. फर्दर होगा ना। और बताओ, ये लग रहा है ना जोड़ेंगे सेंटेंस आगे, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये थोड़ा थोड़ा बहुत समझ में आ गया ऐसे वर्ड, सपोर्टिंग वर्ड क्या होते हैं? हाँ सर, हाँ। Also, moreover, similarly, and in addition to, likewise, again, therefore, hence, further, ठीक है? तो ये सारे वर्ड्स क्या हो गए आपके सपोर्टिव वाले वर्ड हो गए। ये लिख लिया आपने, ये कॉन्ट्रडिक्शन हाँ वाले वर्ड सर। लिखा था, ये लिख लो पहले आप। रब कर दो, लिख लिया आपने? रब करो। हाँ सर। अभी सेंटेंस सॉल्व करेंगे ना पैराग्राफ, तो आपको समझ में आएगा और अच्छा। तो पहले पहले आप ये चीज बेसिक चीज समझ लो, फिर मैं वो जो पैराग्राफ सॉल्व कराऊंगा ना और अच्छे से समझ में आएगा। कॉन्ट्रडिक्टरी वाले सेंटेंस बताओ। कॉन्ट्रडिक्टरी या नेगेटिव, जैसे बोलो हाउएवर, नेवरदलेस, ऑल्दो, अनलेस या until, on the other hand, despite, although, those who, तो अभी समझ में आया आपको नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, या आपके जो कॉन्ट्रडिक्शन वर्ड कैसे होंगे? और बताओ जो कॉन्ट्रडिक्शन वाले वर्ड है, बट मे नॉट भी हो सकता है। मे नॉट बी सेंटेंस जैसे शुरू करूंगा, सेंटेंस भी तो शुरू होना चाहिए ना। सर कब वो रहता है ना सेंटेंस, इट मे नॉट बी, ऐसा कुछ तो रहता है। नहीं, वो सेंटेंस में बीच के वर्ड नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्टार्टिंग में जो आपको देख के मालूम पड़ जाए कि हाँ ये नेगेटिव सेंटेंस है, कॉन्ट्रडिक्टरी है या पॉजिटिव है, ऐसा कुछ बताओ जो सपोर्ट कर रहा है या उसके उल्टा जा रहा है। टिल। तो अनटिल टिल वही आ जाएगा, बट टिल की सेंटेंस कहाँ से होता है? सेंटेंस शुरू भी तो होना चाहिए ना, आपको जो पैराग्राफ बनाते जाएंगे हाँ हाँ स्टार्टिंग में लिखेंगे ना वो, तो ये जो वर्ड लिखा है इनसे सेंटेंस शुरू होता ही नहीं होता, हाउएवर से, नेवरदलेस, ऑल्दो, हाँ होते। ठीक है, ऐसे बताओ ना, ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट, अनटिल, बट। अभी समझ में आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया, आइडिया लग गया ना आपको किस टाइप के वर्ड होता है, हाँ सर, हाँ। समझ में आ जाएगा। जो कॉन्ट्रडिक्शन है, जो उल्टा जाता है, ये कॉन्ट्रडिक्टरी और नेगेटिव सेंटेंस ये बाद में आते हैं कभी, सपोर्टिव वाले क्या होते हैं पहले आते हैं। ये क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं? यस सर। हाँ सर। अब जो लास्ट पार्ट है ये कौन सा था, सेकंड था ना, ये आपका ये क्या थे, ये मैंडेटरी पेयर थे जो हमने पढ़े अभी, ये से लेके ई तक एफ तक, वो क्या था, मैंडेटरी पेयर, मैंडेटरी कंपल्सरी पेयर आएंगे ही साथ। और जो थर्ड पार्ट है, फर्स्ट हमने पढ़ा कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है ना, पहला क्या पढ़ा हमने, इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना, दूसरा क्या पढ़ा हमने, मैंडेटरी पेयर, ये कंपल्सरी पेयर, कि भाई इसके बाद यही आएगा हमेशा, तो ऐसे हमने पढ़े कुछ, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कॉन्ट्रडिक्शन वाले और सपोर्टिव वाले सेंटेंस,
और इसको पढ़ाने थर्ड पढ़ाने से पहले मैं बता दूं आपको कि सपोर्टिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी, उसमें सपोर्टिंग पहले आता है, कॉन्ट्रडिक्टरी बाद में आता है। लेकिन क्या सपोर्टिंग वाले वर्ड्स कभी भी पहला सेंटेंस हो सकता है? सपोर्टिंग वाले वर्ड पहला सेंटेंस हो सकता है क्या? कभी नहीं बनेगा। नहीं। सपोर्टिंग सेंटेंस कभी पहला नहीं बनेगा। पहला हमेशा वो रहेगा, ये तो नाउन होगा, स्पेसिफिक होगा, सेंटेंस होगा, क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम होगा, ऑर्डर होगा, ठीक है, फुल फॉर्म होगा, ये आपके पहले सेंटेंस बनेंगे। बट सपोर्टिंग कभी भी आपका पहला सेंटेंस नहीं बनेगा। कॉन्ट्रडिक्टरी तो हमेशा बाद में आता है, लेकिन सपोर्टिंग आपका पहला सेंटेंस कभी नहीं बनेगा, ध्यान रखना आप। क्लियर है? यस। देन थर्ड आता है चैन ऑफ थॉट्स और वर्ड्स टू फॉर्म कोहेरेंट, मतलब प्रॉपर सेंटेंस बनाने के लिए चैन ऑफ थॉट या चैन ऑफ वर्ड्स भी काम आते हैं। जैसे अगर पहले वाले में कोई बात लिखी गई है, वही सेम बात अगर मान लो चौथे में रिपीट हो रही है, तो आपको वर्ड से वर्ड मैच कर लो या सेंटेंस से सेंटेंस मैच कर लो, ये चैन ऑफ थॉट्स होता है कि भाई इसके बाद यही होगा ना। यदि मैं बोलूँ कि जैसे अगर मैं सिंपल से एग्जांपल दूं कि जैसे मैं डुमली ब्रांच में आया, फिर मैंने लैपटॉप चालू किया, फिर मोबाइल कनेक्ट किया, मैंने जूम का मीटिंग आईडी मैंने पहले लैपटॉप में डाला, फिर जूम का मीटिंग आईडी मैंने मोबाइल में डाला और मैंने लेक्चर चालू कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो सेंटेंस ऐसे है जहाँ पे लेक्चर चालू हो रहा है और दोनों में हम आईडी डाल, ये इंग्लिश में भी होता है कि दो सेंटेंस ऐसे आसपास होते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है वहाँ पे पहला कौन सा हो, मतलब लैपटॉप को पहले चालू करना है मोबाइल को, मोबाइल पहले चालू कर सकता हूँ और लैपटॉप भी पहले चालू कर सकता हूँ। तो पहले क्या चालू किया उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन उसमें एक पहले लिखा हुआ है कि अगर बीच में ये लिख दिया है कि द बोर्ड वॉज विजिबल, अब बोर्ड विजिबल किससे होगा, लैपटॉप से या मोबाइल से? मोबाइल से। तो वहां पर थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, भाई वहां पे पहले मोबाइल आएगा, बाद में लैपटॉप चालू करता है, एंड देन रिकॉर्डिंग ऑन किया गया। इस टाइप के सेंटेंस बना दिया जाता है। हाँ, तो मोबाइल फर्स्ट आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको कैसे बताते हैं सेंटेंस? तो इस टाइप से आपको पहले नंबर सेंटेंस आएंगे, वहां पे चैन ऑफ थॉट्स वर्ड को देख के मालूम पड़ जाता है कि कौन सा वर्ड कौन सा आएगा। ये चैन ऑफ थॉट्स में थोड़ी बहुत इंग्लिश आना जरूरी है, चैन ऑफ वर्ड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन चैन ऑफ थॉट्स और वर्ड्स वाले में थोड़ा बहुत आपको मीनिंग पता होना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको इंग्लिश समझ में आ रही है तो बन जाएगा। तो ये आपके जो तीन टाइप की चीजें बताई मैंने, इन तीनों का अगर ध्यान रखोगे आप, तो पैरा जंबल सॉल्व करना बहुत आसान होता है। हार्डली इट विल टेक 3.5 to 4 मिनट मैक्सिमम एग्जाम में। 5 सेंटेंस अरेंज करने के लिए 3.5 से 4 मिनट लगता है, 20 मिनट में हमको 3.5-4 मिनट इसके लिए हम दे सकते हैं। तो 5 मार्क्स का होता है, अगर अपना सही कर दिया तो 5 के 5 नंबर मिलेंगे। ये समझ में आया आपको? इतना समझ में आया आपको थ्योरेटिकल पार्ट? फिर हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। हाँ सर। यस सर। इतना समझ में आया? लिख लिया आप लोगों ने ये? हाँ सर। चलो।
ठीक है, मैं आपको आईपीएस का पेपर सेंड करता हूँ मैं, और उसके बेस पे हम लोग देखते हैं ये सॉल्व करना कैसे। दिखा क्या आपको? व्हाट इज सर द पेज वेस्ट ऑफ नंबर कौन सा है? पेज नंबर तो एक ही है ना, सिंगल पेपर ही है ना, इंग्लिश ही पेपर है वो। सबसे लास्ट में अभी जो भेजा मैंने, क्वेश्चन नंबर 106 टू 110, इसमें पहला सेंटेंस लिखा हुआ, पहला सेंटेंस लिखा, व्हाट इज द वेस्ट ऑफ माय टैक्स मनी। व्हाट इज द वेस्ट ऑफ माय टैक्स मनी, आई थॉट वॉकिंग past the people having free California candy। मिला आपको? हाँ सर मिला। सबको मिला? नहीं मिल रहा है सर। अरे अभी लास्ट में हाँ, कौन मिला सा, सर। सबसे लास्ट में कौन सा भेजा मैंने अभी? टोटल मैंने कितने भेजे हैं? 4 भेजे हैं ना मैंने। सर क्वेश्चन नंबर 106 बोला आपने। 106 टू 110 दिख रहा है आपको? डायरेक्शन लिखा हुआ, डायरेक्शन 106 टू 110 लेफ्ट हैंड साइड पे। मिला? जैसे पहला लाइन लिखा, 5 सेंटेंस दिया, 5 सेंटेंस, पहला सेंटेंस दिया, व्हाट इज द वेस्ट ऑफ माय टैक्स मनी। मिला? हाँ मिल गया मिल गया। ठीक है, सबको मिला? हाँ। अब इसमें आपको बताना है पहला कौन सा, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा, चौथा कौन सा, पांचवा कौन सा। जो मैंने तरीका बताया आपको, जंबल वे में दिया हुआ है, आपको बताना है पहला कौन सा होगा और किधर से पहला जाएगा। इसमें पहला सेंटेंस ढूंढो जो इंडिपेंडेंट हो, जो किसी पे डिपेंड ना हो, ढूंढो जाएगा। व्हाट इज द वेस्ट ऑफ माई टैक्स मनी, है ना। दूसरा लिखा है स्पीक टू हर। अब स्पीक टू हर कब बोलेंगे, और सपोर्टिव है या डायरेक्टली इंडिपेंडेंट है sentence? बताओ। सपोर्टिव। सपोर्टिव। तो ये पहला सेंटेंस हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। द फ्रेंड हु हैड बॉट मी, द, अच्छा द फ्रेंड, द फ्रेंड हु हैड बॉट मी, तो द कब लगता है? जब पर्टिकुलर हो कोई चीज। तो पर्टिकुलर कब बनता है? जब तो उसके पहले, मैं ऑलरेडी पहले बात की, तो द हमेशा क्या होता है, बाद में आएगा। द पहला सेंटेंस नहीं हो सकता है, ये भी ध्यान रखो। तो द फ्रेंड हु हैड ब्रॉट मी, तो ये पहला सेंटेंस हो सकता है क्या? नहीं। नहीं। In late 2003, I was still paying taxes in America, so it horrified me that the US consulate was hosting a calo drinking appreciation event। ये पहला सेंटेंस हो सकता है क्या? इंडिपेंडेंट लग रहा है? हाँ। हाँ। Behind them, a pianist was playing old film tune। Behind them, behind them, ये पहला सेंटेंस हो सकता है क्या? नो। सपोर्टिव है ये, ठीक है। तो पहला सेंटेंस आपके हिसाब से क्या होगा? 4। 4। तो इसमें कहीं पहला सेंटेंस पूछा गया है क्या? हाँ, 107 में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फर्स्ट सेंटेंस। तो फोर्थ ऑप्शन में है कि नहीं, पहले वो भी देख लेना। तो फोर्थ ऑप्शन में है? सर नहीं समझा। यहाँ पूछा हुआ है कि पहला सेंटेंस कौन सा होगा।
तो आपके यहाँ पे 5 सेंटेंसेस दिए हुए हैं। फिर 106 को पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फोर्थ सेंटेंस। 107 पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फर्स्ट सेंटेंस। 108 में पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी फिफ्थ सेंटेंस या लास्ट सेंटेंस। दिया कि नहीं दिया है? हाँ दिया है ना। तो 107 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द फर्स्ट सेंटेंस। तो फर्स्ट सेंटेंस का ऑप्शन जो क्या दिया है, ए बी सी डी ई, ऐसे 5 ही है ना, तो दिक्कत है ही नहीं, 5 ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन दिए गए। तो पहला सेंटेंस आपके हिसाब से क्या होगा? 4 फोर्थ, उधर डी। फोर्थ ऑप्शन डी। डी फोर्थ ऑप्शन। In late 2003, I was still paying taxes in America, so it horrified me that US consulate was hosting a gallo drinking appreciation event. अब यहाँ 3-4 वर्ड है जो आगे रिपीट हुए हैं। एक तो ड्रिंक वाला रिपीट हुआ है, फिर उसके बाद टैक्सेस वाला रिपीट हुआ है, तो चैन ऑफ थॉट्स और बाकी जो रूल्स बताए मैंने उस हिसाब से बताओ। इसके बाद क्या आ रहा है? फर्स्ट आएगा। What is the west? What is the west of my tax money? I thought walking past the people having free California Chardonnay. उसके बाद फिर क्या है? 5th आपके हिसाब से पहले फोर्थ आएगा, देन फर्स्ट आएगा, एंड देन 5th आएगा। फिफ्थ आएगा आपके हिसाब से। उसके बाद 3rd थर्ड आएगा। 2nd बाकी लोग बताएं। बाकी लोग बताएं क्यों आएगा ऐसा। इन लेट 2003 ये पहला आएगा, इसको डाउट है किसी को? नहीं सर। नहीं सर। यहाँ टैक्सेस के बारे में बात की गई है। वहाँ हॉरिफाइड मीन दैट यूएस कॉन्सुलेट वाज होस्टिंग अ गैलो ड्रिंकिंग इवेंट। पता हमारे पैसे टैक्सेस में जा रहे हैं और वो लोग जो है वो ड्रिंकिंग इवेंट कर रहे थे। तो व्हाट अ वेस्ट ऑफ माय टैक्स मनी। तो टैक्स का टैक्स से जुड़ा ये चैन ऑफ थॉट के चैन ऑफ वर्ड के लो आप साथ में आ गया। ठीक है। आई थॉट वॉकिंग पास द पीपल हैविंग कैलिफोर्निया कैर्डोनी। अब इसके बाद यहाँ पे इसके बाद क्या आ रहा है, क्या जोड़ा आपने? 5th अब ये जो लोग थे उनके पास द पीपल, मतलब उनके पीछे गए, तो वहां पे क्या होता है? बिहाइंड देम। किसके बिहाइंड देम? बिहाइंड देम मतलब देम, यहाँ पे देम कौन है? प्रोनाउन कौन है? people और पीपल क्या है? नाउन है। तो नाउन पहले आएगा या देम पहले आएगा? noun आएगा। तो नाउन आएगा मतलब पीपल वाला पहले आएगा, मतलब फर्स्ट वाला पहले आएगा और बिहाइंड देम ये सेकंड के बाद आएगा। समझ में आएगा नहीं आया आपको? रूल के हिसाब समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर पीपल ये नाउन। वाला नहीं समझा, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। मैं बोल रहा हूँ कि पहला तो आपने देखा कि इन 2003 आई वाज स्टिल पेइंग टैक्सेस, ये जो है ये तो जनरल स्टेटमेंट हो गया। और इसके बाद टैक्सेस के बारे में स्पेशली क्या दिया हुआ है वहाँ पे? स्पेशली क्या दिया? व्हाट इज द वेस्ट ऑफ माय टैक्स मनी। ठीक है। आई थॉट वॉकिंग पास्ट द पीपल, मतलब लोगों के क्रॉस होते हुए मैंने सोच रहा था। तो पीपल क्या हो गया? pronoun। हेलो, आपको समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे व्हाट हाँ इज लिखा है ना, पास द पीपल। तो पीपल है और बिहाइंड देम, फिफ्थ सेंटेंस लिखा है बिहाइंड देम। तो देम किसके लिए यूज किया गया है? people के पीपल के पीपल के लिए। लिए। तो पीपल नाउन है और देम क्या है? ही से इट दे देम, ये सब क्या होता है? प्रोनाउन। तो नाउन पहले आएगा, प्रोनाउन पहले आएगा? noun है। तो फिफ्थ सेंटेंस पहले आएगा या फर्स्ट सेंटेंस पहले आएगा? first फर्स्ट। फर्स्ट। फर्स्ट के बाद क्या आएगा? उनके बाद जोड़ने के बाद नाउन के बाद क्या आएगा? प्रोनाउन। बिहाइंड देम a pianist was playing old film tunes and a slim short woman was dancing around him. मतलब एक लेडी डांस कर रही थी। अब लेडी के बारे में बोला है। अब लेडी के बारे में बोलने के बाद चैन ऑफ थॉट्स के बाद अगली बार लेडी के बारे में कहाँ बोला गया है? स्पीक टू third हर। से नहीं, उसके बाद सेकंड बोला स्पीक टू हर, ही सेड। अब ये ही का नाउन कहाँ है? ही सेड, ही कौन है? friend है। फ्रेंड है। तो फ्रेंड नाउन हो गया और ही प्रोनाउन हो गया। तो फ्रेंड और ही में कौन सा पहले आएगा? friend वाला third फ्रेंड वाला पहले आएगा। तो द फ्रेंड हु हैड बॉट मी थ्री देयर नोटिस माय नोटिसिंग हर। उसके बाद फिर क्या आएगा? फिर उसने बोला स्पीक टू हर, ही सेड।
तो प्रोनाउन बाद में आएगा। अभी समझ में आया कि नहीं आया चीजें? ये थोड़ी बहुत समझ में आई कि नहीं आई? आया सर, समझा। आया? यस अभी अभी जितने भी आपको टॉपिक्स दिए हुए हैं मैंने, सब में डायरेक्शन लिखा हुआ है क्या करना है। कुछ कुछ चीजों में डायरेक्शन अलग अलग टाइप के आए हुए। ये एक बेसिक वाला फॉर्मेट था जो मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद जो ऊपर के जो भेजे मैंने, 3 भेजे ना मैंने, 1 2 3, एक फोर्थ वाला हमने कर लिया। तो 1 2 3 तीनों में अलग अलग पैटर्न से एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो सारा लिया हुआ है। आप सारे का डायरेक्शन ढंग से पढ़ो और सॉल्व करके ले आओ नेक्स्ट टाइम में, फिर मैं आपको बताता हूँ सॉल्व करना। क्लियर है? यस सर। ओके, थैंक यू। सर हाँ बोलो। जो 10 से 12 का लेक्चर है वो वहाँ पे यही कंटिन्यू करेंगे।